अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। गुज़िश्ता लेक्चर में हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पिलर्स के ऊपर एंड वी हैव सीन के 3 पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। और अगर मैं उसको लिस्ट डाउन करूँ तो 3 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर: नंबर 1 इनकैप्सुलेशन, नंबर 2 इनहेरिटेंस एंड नंबर 3 पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हमने जो है इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस को तो देख लिया था गुज़िश्ता लेक्चर्स में। फॉर एग्जांपल एक क्लास मैं बनाता हूँ शेप है और मैं इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ स्कोर अंडरस्कोर इनिट। ठीक है, और मैं एक क्लास और बनाता हूँ रेक्टेंगल जो कि शेप को एक्सटेंड कर रही हो, इनहेरिट कर रही हो। आप लोग मेरे साथ हैं स्टूडेंट्स? तो जनाब हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया और हमने इनहेरिट कर लिया। ठीक है, ये भी हमने देखा था। इस तरीके से मैं एक क्लास बनाता हूँ और ट्राइंगल की। जो कि मैंने शेप से इनहेरिट किया है। ठीक है, अब एक और क्लास एक्सटेंड करता हूँ मैं, पैरेललोग्राम, और मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ रेक्टेंगल से। स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो हमारी हायरार्की क्या बनी? एट द टॉप हमारे पास शेप है। ठीक है, शेप से निकला हमारे पास शेप, हमारे पास निकला रेक्टेंगल, और शेप से ही निकला हमारे पास ट्रायंगल। ठीक है, फिर हमारे पास रेक्टेंगल से निकला पैरेललोग्राम, नहीं बल्कि स्क्वायर कर लेते हैं हम, पैरेललोग्राम तो नहीं होता, स्क्वायर। ठीक है, तो हम जो है एक क्लास स्क्वायर की ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह की हायरार्की बनी है। ये बात समझ में आ रही है? शेप से इनहेरिट हुआ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल से फर्दर इनहेरिट हुआ स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन होता है इसको हम इज आ का रिलेशन कहते हैं। इज आ रिलेशन। ठीक है, इज आ। ट्राइंगल एक शेप होती है। ठीक है, हर रेक्टेंगल एक शेप होती है। ये इज आ का रिलेशन है। और हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है जिसमें दोनों साइडें
चारों साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल जो है वो भी शेप है, तो स्क्वायर जो है रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल शेप है, तो स्क्वायर भी शेप है, तो हम कह सकते हैं स्क्वायर इज अ शेप। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज अ शेप, देयरफॉर स्क्वायर इज आल्सो अ शेप, ठीक है। तो ये तो हमने इनहेरिटेंस देख लिया था, और इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करते हुए हमने गुज़िश्ता क्लास में एक एक्सेप्शन भी बनाई थी अपनी। हमने देखा था किस तरीके से एक्सेप्शन की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है। इसी तरीके से कोई भी फंक्शनैलिटी हो उसको एक्सटेंड करना हो तो हम इनहेरिटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। राइट स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ वो पॉलीमॉर्फिज्म का है। लेट्स सपोज हमारे पास शेप की क्लास के अंदर एक मेथड है ड्रॉ। प्रिंट शेप इज बीइंग ड्रॉन, ठीक है। और इसी तरीके से यही मेथड हमारे पास रेक्टेंगल की क्लास में भी है, तो हम यहाँ पे कहते हैं रेक्टेंगल इज बीइंग ड्रॉन, ठीक है। और यही मेथड हमारे पास ट्राइंगल में भी है, जब हम कहते हैं ट्राइंगल इज बीइंग ड्रॉन, ठीक है। तो सेम मेथड हमारे पास क्लास में मौजूद है, ठीक है। तो हायरार्की जहन में रखिएगा स्टूडेंट्स। आप लोग मेरे साथ हैं स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? हमने जो है ड्रॉ का मेथड जो है चारों क्लासेस में डाल दिया। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? हाँ या ना में जवाब दे दें, गिव मी योर फीडबैक। चैट पे बता दें। यस सर, आ रही। ठीक है जनाब, यस सर, आ रही। ओके थैंक यू। अब मैं एक मेथड बना रहा हूँ अलग से, ठीक है। इसका काम है ड्राइंग करना। एक वेरिएबल ले रहा है ये एस, एस डॉट ड्रॉ कॉल कर रहा है ये, ठीक है। ये इस पे आने से पहले हम एक और तरीके से इनहेरिटेंस करके देखते हैं। मैं आपको जो है एक एरे या लिस्ट बनाने को कहता हूँ, इसमें स्क्वायर का ऑब्जेक्ट भी है, ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। और जिसके अंदर रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। इसको हम हटा ही देते हैं, काम नहीं आती। इस लिस्ट का नाम रख देते हैं शेप। क्या मैं इसके ऊपर लूप चला सकता हूँ? लेट सपोज मेरे पास एक क्लास होती, फॉर एग्जांपल लाइन की, ठीक है, जिसने किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं किया होता। तो क्या मैं लाइन को कह सकता हूँ कि लाइन जो है इज अ शेप? इज लाइन अ शेप? ये मेरा क्वेश्चन है। क्या लाइन एक शेप है?
स्टूडेंट्स? क्या लाइन एक शेप है यहाँ पे? नो सर। नो, बिकॉज लाइन ने शेप को एक्सटेंड नहीं किया। पहली बात तो ये। तो जो मेरा क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस लाइन ऑफ शेप नो, बिकॉज it has not extended the shape class, shape class को inherit नहीं किया। ठीक है, अब मैं अगर एक लिस्ट बनाऊं जिसके अंदर स्क्वायर हो और लाइन का ऑब्जेक्ट हो, तो मैं क्या ये काम कर सकता हूं? फॉर एस इन शेप्स, ठीक है, एस क्या एरर आया? लाइन के ऑब्जेक्ट में ड्रॉ का कोई मेथड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लाइन हटा दूं तो अब क्या आउटपुट आएगा? देखें, कोड एक ही लिखा मैंने, ठीक है, और ड्रॉ के अलग अलग मेथड्स कॉल हुए। जब मैंने एस पे लूप चलाया, पहली दफ़ा स्क्वायर आया, तो मैं एस डॉट ड्रॉ कॉल करूँगा तो कौन सा ड्रॉ प्रिंट होगा, कौन सा ड्रॉ चलेगा स्टूडेंट्स? जो कि स्क्वायर के अंदर मौजूद। ठीक है, अगली दफ़ा लूप चला तो कौन सा वाला चलेगा बताइए? ट्राइंगल। और तीसरी दफ़ा चलाएंगे तो कौन सा वाला चलेगा? रेक्टेंगल वाला। ठीक है, तो कोड एक ही है, ठीक है, ये सारे शेप्स हैं, लेकिन इनका बिहेवियर जो चेंज हो रहा है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है? बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो सेम ड्रॉ मेथड changes its behavior based on the context, जो अंदर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है जनाब, एक और चीज करते हैं। एक मेथड है रीपेंट का, ठीक है, कहाँ डिफाइन किया मैंने? कहाँ डिफाइन किया है बताइए मुझे, कौन सी क्लास में डिफाइन किया है? शेप की क्लास में। शेप की क्लास में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शेप है स्क्वायर की, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एस डॉट रीपेंट कॉल करता हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, शेप का कौन सा मेथड कॉल हो रहा है? रीपेंट इज बीइंग कॉल्ड। तो मैंने जो है शेप का कौन सा मेथड कॉल किया है बताइए मुझे? रीपेंट का मेथड कॉल किया, तो ये चलेगा और ये क्या करेगा? पहले ये वाली लाइन चलाएगा, शेप रीपेंट इज बीइंग कॉल्ड, और उसके बाद ड्रॉ कॉल करेगा। तो ड्रॉ कौन सा वाला चलेगा? शेप का ड्रॉ चलेगा या कोई और ड्रॉ चलेगा? सर मेन क्लास का चलेगा। मेन क्लास कौन सी? शेप। शेप का चलेगा, शेप का ड्रॉ चलेगा। ऑब्जेक्ट कौन सा इसके अंदर है? एस स्क्वायर का। स्क्वायर का। हाँ, तो रीराइट किया हुआ है सही। कौन सा चलेगा? स्क्वायर का।
स्क्वायर का, अच्छा रिपीट का मेथड हमने बनाया तो है, इसको दोबारा से चलाना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। ड्रॉ सेल्फ डॉट ड्रॉ गाना भूल गया था मैं। तो कौन सा वाला चला बताइए मुझे, कौन सा वाला चला? स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला क्यों चला? ये तो शेप के अंदर मौजूद था और इसने शेप का, इसने ड्रॉ कॉल किया तो शेप का ड्रॉ चलना चाहिए ना, अपना ही चलना चाहिए। सर चाइल्ड ड्रॉ ड्रॉ जो है वो ड्रॉ दो जगह पे डिफाइन है ना, ड्रॉ दो जगह डिफाइन है। सर ऑब्जेक्ट अब स्क्वायर शेप स्क्वायर का कॉल करना है ना, हम्म, क्योंकि ऑब्जेक्ट अंदर किसका, ऑब्जेक्ट स्क्वायर का कॉल हो रहा है। ऑब्जेक्ट स्क्वायर का बना हुआ है, तो इस वजह से ये क्या करेगा, ड्रॉ जो कॉल करेगा वो किसका कॉल करेगा, शेप का कॉल करेगा। दिस इज जो है ओवरराइडिंग और दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है जब मैं ड्रॉ कॉल करूँगा तो कौन सा वाला चलेगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ड्रॉ ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड बिकॉज इट इज ओवररिडन, ठीक है। ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स आप लोगों को? ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म की खूबी है कि चाइल्ड जी आवाज कट रही है, बोलिए फिर से। जी हमने देखे स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाया है, जब मैं रीपेंट कॉल कर रहा हूँ तो रीपेंट किसका कॉल होगा, रीपेंट ऑफ शेप इज कॉल्ड, बट ड्रॉ किसका कॉल होगा, स्क्वायर का कॉल होगा, बिकॉज इट इज ओवररिडन, ठीक है। रीपेंट कॉल किया तो रीपेंट ने जो है ड्रॉ जब कॉल किया तो जो अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट है, जो अंदर ऑब्जेक्ट है उसका जो है हमारा ड्रॉ कॉल होगा। तो अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट जो है रेक्टेंगल है तो उसका ड्रॉ, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है तो उसका ड्रॉ कॉल होगा, ठीक है। सर स्क्वायर इसलिए हुआ है कि आपने लिस्ट में सबसे पहले स्क्वायर को कॉल कर पाया है, या वो लास्ट क्लास थी स्क्वायर इस वजह से? स्क्वायर ऑब्जेक्ट जो एस के अंदर पड़ा हुआ है वो क्या पड़ा हुआ है, स्क्वायर पड़ा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट किसका पड़ा हुआ है, स्क्वायर। तो जब ये रीपेंट कॉल करने की कोशिश करेगा ये सबसे पहले कहाँ ढूंढेगा, ये सबसे पहले ढूंढेगा स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर के अंदर इसको रीपेंट नहीं मिलेगा, फिर कहाँ ढूंढेगा, रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर भी रीपेंट नहीं मिला, ठीक है। यहाँ स्क्वायर में भी रीपेंट नहीं है, रेक्टेंगल के अंदर भी रीपेंट नहीं है, उसके बाद कहाँ मिला जाके, इसको नीचे से हमेशा सर्चिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद इसको रीपेंट मिला शेप में। अब जब ये ड्रॉ कॉल करेगा तो सबसे पहले कहाँ देखेगा, सबसे नीचे हिरार्की में कौन सा है, स्क्वायर, स्क्वायर पे मिल गया। अगर स्क्वायर में नहीं मिलता फिर कहाँ देखता है ये, ट्रायंगल से सुपर जो आपने कॉल, रेक्टेंगल में, ठीक है। सर ट्रायंगल नहीं होगा, ट्रायंगल था ना स्क्वायर से ऊपर, स्क्वायर से ऊपर रेक्टेंगल है, ट्रायंगल अलग है हिरार्की में, ठीक है। ट्रायंगल इज ऑन अ सेपरेट हिरार्की, ये देखें ना अगर आप हिरार्की, स्क्वायर के ऊपर क्या है, रेक्टेंगल है, सही, और उसके ऊपर शेप है, ठीक है, ठीक। अभी बात समझ सही में। है। तो अगर लेट्स सपोज मैं कॉल करता, एक और मेथड बना लेता हूँ मैं, सेल्फ डॉट क्लियर, ठीक है, क्लियर का मेथड। और क्लियर का मेथड में अगर
रेक्टेंगल के अंदर दे दूं, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर, सेल्फ rectangle is being clear, ठीक है। रेक्टेंगल को क्लियर किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं अगर यहाँ पे रीपेंट दोबारा चलाऊं, क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या ये क्लियर का मेथड कॉल हो जाएगा? स्टूडेंट्स, क्या क्लियर कॉल हो जाएगा सक्सेसफुली? कोई एरर आएगा? क्योंकि चाइल्ड में तो क्लियर मौजूद है, ठीक है। चाइल्ड में क्लियर मौजूद है ना, रेक्टेंगल में क्लियर मौजूद है। रन टाइम पे तो क्लियर कॉल होगा, लेकिन जो चेकिंग होगी यहाँ पे इंटरप्रिटेशन टाइम के ऊपर, वो देखेगा शेप के अंदर तो क्लियर है ही नहीं। सर ऑब्जेक्ट स्क्वायर का है तो वो जाहिर सी बात है मेन जो हमारी क्लास है उसमें नहीं बना हुआ, तो नहीं, अगर मैं स्क्वायर में भी क्लियर बना दूँ तो क्या आपके ख्याल में चलना चाहिए? अच्छा, ये चल गया, ये जावा में नहीं चलता, चल गया ये, क्योंकि यहाँ पर क्लियर मौजूद नहीं है। लेकिन कौन सा वाला क्लियर चलेगा? बॉटम से देखना शुरू करेगा। रेक्टेंगुलर वाला। सबसे पहले किस में देखेगा क्लियर? सबसे पहले स्क्वायर में चेक होगा स्क्वायर में नहीं मिलेगा, तो उसके बाद डेफिनेटली किस में उससे चेक करेगा सुपीरियर क्लास क्लियर? में चेक रेक्टेंगल करेगा। में। हम्म, एंगल में मिल जाएगा, ठीक है। कि रेक्टेंगल के अंदर शेप जो है, शेप का जो ड्रॉ है वो दो चीज़ों को कॉल कर रहा है। शेप का रिपेंटेड ड्रॉ क्लियर को कॉल कर रहा है, ठीक है। ड्रॉ जो है स्क्वायर के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। और ड्रॉ जो है हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर भी डिफाइंड है, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर जो है ड्रॉ भी है और क्लियर भी है, ठीक है। अब जब ये दो लाइनें चलेंगी, ये दो लाइनें चलेंगी रीपेंट के अंदर, मैं अगर रीपेंट का मेथड देखूं, रीपेंट रीपेंट का मेथड, दो लाइनें चलनी है इसके अंदर, ठीक है। पहली लाइन कौन सी चल रही है? ड्रॉ की लाइन चल रही है, और दूसरी लाइन कौन सी चल रही है रीपेंट के लिए? क्लियर की, ठीक है। राइट स्टूडेंट, तो जब इसका ड्रॉ मेथड चलेगा तो वो देखेगा मेरे पास ऑब्जेक्ट किसका है। ऑब्जेक्ट किसका है इसके पास? स्क्वायर का। सर तो आपकी स्क्रीन में स्टक हो गई है। बाकी लोगों के पास भी स्टक हो रही है या नहीं हो रही? यस सर, स्टक हुई है। अच्छा, देखता हूँ, मैं दोबारा से शेयर करा देता हूँ अगर स्टक हो रही है तो। अब सही आ रही है स्टूडेंट स्क्रीन? वो सर अभी ब्लैक है। ब्लैक है? नहीं हुई। जी,
जी स्टूडेंट, सब नजर आ रही है स्क्रीन सही क्लियर? हेलो नो सर, Nice. ब्लैक। नहीं सर, Black. जी, नहीं किया। नहीं नजर नहीं आ रही। ना ओके, मैं एक काम करता हूँ, फिर मैं स्टॉप करके मैं दोबारा आता हूँ, आप लोग मीटिंग में ही रहिएगा, ठीक है? ओके सर। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? वालेकुम सलाम। जी सर, अब आ रही है। जी, अब देखें हमारे पास रीपेंट जो मेथड है शेप का, उसमें दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें कॉल हो रही हैं लाइन से, ठीक है? अगर हम यहाँ पे भी देखें तो रीपेंट के अंदर ड्रॉ कॉल हो रहा है और क्लियर कॉल हो रहा है। जब ड्रॉ कॉल होगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हमारे पास स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, यूँ लिख के एस इज इक्वल टू स्क्वायर, ठीक है? अब जब मैं रीपेंट कॉल कर रहा हूँ सबसे पहले, तो रीपेंट जो है पहली लाइन में ड्रॉ कॉल कर रहा है। तो ड्रॉ कॉल जब हो रहा है तो कौन सा वाला कॉल होगा? ये बॉटम ऑफ द हियरार्की से सर्च करना शुरू करेगा, ठीक है? तो बॉटम ऑफ द हियरार्की पे हमारे पास कौन सा मेथड होगा जो सबसे पहले कॉल होगा? बताइए मुझे। क्योंकि हमारे पास स्क्वायर का ऑब्जेक्ट है, तो जो ड्रॉ कॉल होगा वो स्क्वायर का कॉल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में मिल जाएगा इसको ड्रॉ। जब वो क्लियर कॉल करने जाएगा तो बॉटम ऑफ द हियरार्की से चलना शुरू होगा। रेक्टेंगल में, स्क्वायर में तो क्लियर मिलेगा नहीं, रेक्टेंगल में क्लियर मिलेगा, तो क्लियर किसका कॉल हो जाएगा? रेक्टेंगल का कॉल हो जाएगा, ठीक है? ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो हमेशा जो मेथड की सर्चिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? बॉटम से। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। सर, जी, ऐसी हमें जरूरत कब पड़ेगी कि हम तीन तीन जगह ड्रॉ का मेथड डिफाइन करेंगे? हम एक ही जगह क्यों नहीं करते? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखें अगला टॉपिक जो हमारा है वो यही है, थोड़ा सा डिज़ाइन पैटर्न्स हम पढ़ने जा रहे हैं अब, ठीक है? डिज़ाइन पैटर्न्स की डेफिनेशन किसी को पता है क्या होती है? सर डिज़ाइन सिंगलटन पैटर्न जो होता है। पैटर्न जो है एक एग्जांपल है डिज़ाइन पैटर्न्स की, ठीक है? डिज़ाइन पैटर्न्स, और स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग हियर अबाउट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स, ठीक है? पैटर्न एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रिपीट की जा सकती है, जो रिपीट होती है। तो जिस तरीके से बिल्डिंग बना रहे होते हैं, तो बिल्डिंग बनाने के कुछ पैटर्न्स होते हैं कि कुछ लोगों ने एक दफ़ा बिल्डिंग बनाई, उन्होंने कुछ गलतियाँ की और सीख गए वो लोग। अब जब अगला बंदा बनाएगा तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाएगा जो जिन्होंने पहले बनाया था उन्होंने गाइडलाइंस दी होंगी, उसके मुताबिक बनाएगा, ताकि वो गलतियाँ कम से कम करें। तो ऐसी चीज़ जो तजुर्बे से सीख ली जाती है एक दफ़ा और उसकी गाइडलाइंस बना दी जाए, तो वही चीज़ बार बार रिपीट करें फिर आप, ताकि कम से कम गलतियाँ हों, ताकि कोड या जो भी चीज़ बनाई जा रही है वो अच्छे से अच्छी बनाई जा सके। कुछ यही चीज़ सॉफ्टवेयर में भी होती है। जब एक दफ़ा कुछ लोगों ने कोड लिखने की कोशिश की, उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, लेकिन उन गलतियों के बाद जो है वो उससे सीख गए और उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दे दी, ठीक है? तो वो गाइडलाइंस आप फॉलो करते हुए हमेशा कोड को लिखें, यानी कोड में इस तरह की सिचुएशन हो तो किस तरह का कोड लिखना चाहिए, ये गाइडलाइंस।
ठीक है, मैं क्लियर कर पाया हूँ पैटर्न की डेफिनेशन के पैटर्न्स क्या होते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं क्लियर कर पाया हूँ आप सर, लोगों को। आपका जी कहने का मतलब है ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, मतलब जी, ये जरूरी नहीं है कि आप 3 जगह रखोगे ना रखो। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनको आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोड अच्छा लिखा जाएगा। ठीक है, आपका कोड अच्छा करने के लिए आप क्या करें, इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब व्हाट पॉसिबल एग्जांपल कुड बी कि स्क्वायर का ड्रॉ वुड बी डिफरेंट फ्रॉम रेक्टेंगल का ड्रॉ या फिर उसके शेप का ड्रॉ, मतलब ऐसे ही क्या होता है डिफरेंट हो ना, सकता है? डिफरेंस होता है ना, स्क्वायर की ड्राइंग अलग तरीके से होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो है ड्राइंग जो आपका सिमेंटिक है वो तो सेम है कि मतलब ड्रॉ करना है, लेकिन ड्राइंग का मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। इसी तरीके से बहुत सारी सिचुएशन में हमारे पास फॉर एग्जांपल ड्राइवर, ठीक है, साउंड कार्ड का ड्राइवर आप बना रहे हो। ड्राइवर का काम क्या है, प्ले करना साउंड को। इन जनरल साउंड को प्ले करना ड्राइवर का काम है, तो टॉप मोस्ट क्लास जो है ड्राइवर की हो गई। लेकिन अब वो प्लेइंग मैकेनिज्म जो है इट वुड बी डिफरेंट फॉर एवरी टाइप ऑफ साउंड कार्ड। फॉर एग्जांपल अगर साउंड कार्ड जो है आपका IBM के किसी हार्डवेयर का है, उसकी प्लेइंग का मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। अगर इंटेल का साउंड कार्ड है उसका मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। ठीक है, सिमेंटिकली तो सेम है, मतलब सेम है, दोनों का काम प्ले ही करना है, लेकिन जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है दैट वुड बी डिफरेंट। आप मेरी बात समझ रहे हैं, काम करने का तरीका डिफरेंट होगा, तो फिर जो जिसने साउंड कार्ड बनाया होगा उसने एक जेनरिक क्लास दे दी होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक क्लास मैंने बनाई। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टेम्पलेट मेथड पैटर्न। सबसे पहले ना उसी में मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है, टेम्पलेट मेथड पैटर्न। तो टेम्पलेट मेथड पैटर्न में जो है कुछ लाइफ साइकिल की इम्प्लीमेंटेशन, मिसाल के तौर पर एक क्लास है आपके पास साउंड कार्ड। ठीक है, अब ये साउंड कार्ड जो है एक तो कंस्ट्रक्टर होगा, और इसमें अभी हम कुछ नहीं लिखते, लेकिन साउंड कार्ड जो प्ले किया जाएगा, करने में 3 चीज़ें लाजमी करनी होंगी, कोई भी साउंड कार्ड हो। ठीक है, आपने सबसे पहले उसको इनिशियलाइज करना है। ठीक है, साउंड कार्ड को। दूसरा काम आपने क्या करना है, रन करना है। आखिरी काम हाउस कीपिंग। ठीक है, 3 काम तो आपने करने ही है, कोई भी साउंड कार्ड हो। राइट स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों की? लेकिन ये होगा कैसे, ये जो है वेरी करेगा। आप लोग हैं मेरे साथ स्टूडेंट्स? यस सर। जी सर। चलिए गुड। तो मिसाल के तौर पर मैं, ठीक है, अब मैं इंटेल के कार्ड की इम्प्लीमेंटेशन, साउंड कार्ड जो है विंडोज़ ने जो है साउंड कार्ड की क्लास दे दी कि साउंड कार्ड को इस तरीके से चलाना होगा। अब इंटेल वाले अगर साउंड कार्ड बनाएंगे तो वो ये 3 चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। इंटेल वालों को बताना पड़ेगा कि इनिशियलाइजेशन कैसे करनी है, अगर वो अपना साउंड कार्ड दे रहे हैं उसमें रन का मेथड कैसे चलाना है, और हाउस कीपिंग कैसे करनी है। ठीक है, ये विंडोज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है, विंडोज़ ने एक जेनरिक
टेम्पलेट डिफाइन कर दिया कि प्ले में ये 3 काम होने चाहिए। अब ये 3 काम होंगे कैसे? जो भी साउंड कार्ड बनाएगा उसको ये 3 काम करवाने होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो पहला काम जो है इनिशियलाइज लिख देता हूँ मैं, नेट से कंफ्यूज ना कर दें, ठीक है। पहला काम जो है उन्होंने क्या करना होगा, इनिशियलाइज प्रोवाइड करना होगा, इंटेल इनिशियलाइजिंग, ठीक है। दूसरा काम क्या करना होगा, प्रिंट इंटेल रनिंग, ठीक है। और तीसरा काम क्या करना होगा, हाउसकीपिंग, प्रिंट इंटेल हाउसकीपिंग, ठीक है। तो अब देखें एल्गोरिथम जो है, जो स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, वो किसने डिफाइन किया है, वो पेरेंट क्लास में डिफाइन हुए हैं, ठीक है। कि ये लाइफ साइकिल होगी, किसी भी साउंड कार्ड को चलाने की लाइफ साइकिल क्या होगी कि पहला काम जो है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, दूसरा काम उसको रन करना है, और तीसरा काम हाउसकीपिंग। ये मैंने पूरी लाइफ साइकिल उसकी डिफाइन कर दी है, ठीक है। मैंने फोर्स कर दिया है। अब कोई भी आता है, मिसाल के तौर पर इंटेल वालों ने अपना कार्ड बनाया, ठीक है, आई इज इक्वल टू, अब जब इंटेल वाला जो प्ले करेगा, ठीक है, कौन सा क्या कॉल होगा, प्ले कौन सा वाला कॉल होगा, जी स्टूडेंट, प्ले कौन सा कॉल होगा, किस क्लास का कॉल होगा, सर अभी तो हाउसकीपिंग हाँ हाउसकीपिंग से कॉल आना शुरू होगा। नहीं नहीं नहीं, हाउसकीपिंग नहीं प्ले नहीं, का मेथड किसका कॉल होगा, प्ले का तुम मेथड वो क्या, तो मेन मेथड में मेन क्लास का होगा ना, साउंड क्लास का। पेरेंट क्लास का, टॉप मोस्ट क्लास का, यानी हम्म, साउंड कार्ड का कॉल होगा। प्ले हम्म। किसका चला, साउंड कार्ड का। अब जब इसने इनिशियलाइज कॉल किया, इनिशियलाइज इसको मिलेगा यहाँ पे साउंड कार्ड में, नहीं वो तो चाइल्ड क्लास में है। तो चाइल्ड का चल जाएगा, ठीक है। यानी हम्म, इसने जो है चाइल्ड की चीजें इस्तेमाल करी हैं, इसने इसने स्टेप्स तो लिख दिए हैं, लेकिन ये स्टेप्स कब मुकम्मल होंगे, जब चाइल्ड बनेगा, ठीक है। जब चाइल्ड जो है, कोई भी चाइल्ड क्लास बना के देगा, ठीक है। इंटेल भी बना सकता है, इट इज़ ओपन टू एवरीवन, हर कोई बना सकता है, ठीक है। इंटेल भी बना सकता है। अब फॉर एग्जांपल AMD आता है, वो अपना साउंड कार्ड देता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो क्या स्टेप्स होंगे, सबसे पहले क्या चलेगा, इनिशियलाइज, किसका चलेगा इनिशियलाइज, इनिशियलाइज तो साउंड डिफाइन कार्ड इन अ चलेगा, चाइल्ड क्लास, तो चाइल्ड चाइल्ड क्लास का का चलिए। इंटेल इनिशियलाइजिंग, ठीक है। हम्म, अच्छा आपको जो है हम्म, एक सेकेंड, इसमें जो है प्ले जो है क्योंकि डिफाइन नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा प्ले यहाँ पे भी, ठीक है। और सुपर डॉट प्ले कर देते हैं, ठीक है। ओहो, यहाँ पे साउंड कार्ड नहीं लिखा ना हमने, प्ले डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक्सटेंड किया ना इसको, एक्सटेंड हमने लिखा नहीं था, तो ये मसला हो रहा था, ठीक है। अब
कहाँ सर गलती ये सर ये इनिशियलाइज क्या जो नेट कॉल कर रहे हैं। जी जी पूछे कौन पूछना चाह रहा है? ये इनिशियलाइज के आगे जो करली ब्रैकेट्स आ रही हैं सेल्फ डॉट इनिशियलाइज, ये ग्रीन क्यों बाकी ब्लैक क्यों? देख लेते हैं अभी क्यों ग्रीन है। अभी कोई गलती कर रहे होंगे, हम कुछ भूल गए लिखना। and it takes one positional argument but two are given. अच्छा initialize ठीक है ये तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस का मसला था, ये इसकी समझ में नहीं आ रहा होगा, या ये पेरेंट का मेथड कॉल हो रहा है इस वजह से जो है ग्रीन हो रहा है ये। बहरहाल ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा ग्रीन, अब वो सही हो गया, वो मिल नहीं रहा होगा उसको या कोई और मसला होगा। बहरहाल हमने जो है एक लाइफ साइकिल डिफाइन की, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ आपको, हमने 3 स्टेप डिफाइन किए। अपना माइक ऑफ करके स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, हमने 3 स्टेप्स डिफाइन किए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कि हम जो है कभी भी लाइफ साइकिल इन्फोर्स करना चाह रहे हों तो हम किस तरीके से लाइफ साइकिल इन्फोर्स करेंगे कि हम जो है कुछ मेथड्स डिफाइन कर देंगे कि ये मेथड जो है सीक्वेंस में कॉल होने चाहिए। अब चाइल्ड क्लासेस जो है उन मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन दे दे। जैसे इंटेल आया, इंटेल ने बोला मैं अपना साउंड कार्ड बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन साउंड कार्ड एक जेनरिक कॉन्सेप्ट है और साउंड कार्ड चलाने के लिए 3 चीज़ें करना ज़रूरी है जो आपने डिफाइन कर दी, जो आपने इन्फोर्स कर दी। आपने क्या इन्फोर्स करा है? साउंड कार्ड में ये 3 चीज़ें चलना ज़रूरी है कि इनिशियलाइज होना ज़रूरी है, रन होना ज़रूरी है और हाउस कीपिंग ज़रूरी है। कोई भी साउंड कार्ड बनाए, हम किसी पर पाबंदी नहीं लगा रहे, लेकिन जो भी बनाएगा उसको ये 3 काम करने ज़रूरी है। तो इंटेल आया, इंटेल ने बोला कि अच्छा इनिशियलाइज़ करना है, मेरा हार्डवेयर इस तरीके से इनिशियलाइज़ होता है। अब इंटेल यहाँ पे लिखेगा कि मैं किस, जो हाशिम आपका सवाल था ना कि इंटेल जो है वो अलग तरीके से इनिशियलाइज़ करेगा। अब कोई और आता है, मिसाल के तौर पर AMD आता है, AMD आया, AMD ने जो है साउंड कार्ड को एक्सटेंड किया, उसने बोला मैं अपना साउंड कार्ड देना चाह रहा हूँ। तो वेलकम, मोस्ट वेलकम, आपको अपना साउंड कार्ड बनाना है आप बनाएं, ठीक है, लेकिन आपको ये 3 चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि आप ये 3 चीज़ें कैसे करोगे। आप अपनी स्पेसिफिकेशन जो है जारी कर दिया आपने कि ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। कोई भी दुनिया में साउंड कार्ड बनाना चाहे उसको ये 3 चीज़ें करनी होंगी, ये स्पेसिफिकेशंस हैं जिन पे पूरा उतरना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला काम उसने क्या करना है, उसने जो है इनिशियलाइज़ बताना है। ठीक है, अगर AMD आ रहा है, AMD आ सकता है, लेकिन उसको इनिशियलाइज़ करने का तरीका लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो पूरा तरीका लिखेगा, हियर AMD will provide how its hardware is going to be initialized। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी माय डियर स्टूडेंट्स, जी सर क्लियर है, थैंक यू। क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा जी, इसी तरीके से गिव मी 1 few minutes। लाइट के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है? आ रही है, जाने रहे। जी स्टूडेंट्स, ये क्लियर है आप लोगों को कि किस तरीके से जो है ये इनिशियलाइजेशन जो है AMD प्रोवाइड करेगा अपना। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर अभी कुछ नहीं करता, मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ AMD इनिशियलाइजेशन। ठीक है,
इसी तरीके से AMD को और क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, AMD को रन का मेथड भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, AMD रनिंग, और इसी तरीके से AMD को हाउस कीपिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी अपना हार्डवेयर बनाना चाहे उसको हमने बाउंड कर दिया, ठीक है, अपना जो है उसने साउंड कार्ड बनाए, ठीक है, और जब वो प्ले करेगा अपना साउंड कार्ड तो 3 चीज़ें होंगी। पहला काम क्या होगा, इनिशियलाइजेशन, तो AMD के तरीके से होगा इनिशियलाइजेशन, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा, रनिंग, और तीसरा काम हाउस कीपिंग। तो ये पैटर्न समझ में आया किस तरीके से हमने उसको इन्फोर्स करा कि इन 3 चीज़ों को फॉलो किया जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? यस सर। ठीक है। सर अगर फंक्शंस डिफरेंट तरतीब में डिफाइंड होंगे लेकिन पेरेंट में वो इनिशियलाइज, रनिंग और हाउसकीपिंग है तो उसी सीरीज में चलेगा? बिल्कुल, हमने ये फोर्स कर दिया ना, हमने उसको बाउंड कर दिया, हमने इसको बाउंड कर दिया कि तुम इस सीरीज, इस सीक्वेंस में काम होगा, ठीक है। चार्जर ले आना मेरा वहां से। सो पैरामीटर्स तो डिफाइन कर दिया, ऑल्सो द सीक्वेंस वो भी इसी तरह होगी कि पहले इनिशियलाइज, मतलब जो पेरेंट कहेगा वो उसी सीक्वेंस पे चलेगा। बिल्कुल, ये हमने फोर्स कर दिया, ठीक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो जितने भी फ्रेमवर्क्स लिखे जाते हैं ना मॉडर्न, ये पॉलीमॉर्फिज्म को फॉलो करते हुए लिखे जाते हैं, ठीक है। अब एक और पैटर्न जो है, ये टेम्पलेट मेथड पैटर्न कहलाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को पैटर्न पढ़ा दूं। पैटर्न जो है बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर पैटर्न को डिटेल में पढ़ें, तो आप लोग जो है खुद से देख सकते हैं पैटर्न। मैं एक और मेथड जो है सिंगलटन पैटर्न, जो अभी परियाल तस्करा कर रही थी, सिंगलटन पैटर्न, ठीक है। तो सिंगलटन पैटर्न क्या कहता है, किसी भी क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बन सके, ठीक है। हम चाहते हैं कि क्लास का ऑब्जेक्ट एक ही बन सके, ठीक है। तो अ क्लास यानी डुप्लीकेट ना हो। a class can have only one instance, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स ना बन सके क्लास के। तो आई एम लीविंग इट टू यू पीपल एज एन असाइनमेंट, ठीक है, कि हाउ कैन वी डू इट इन पाइथन, हाउ कैन वी डू इट इन पाइथन, जो है जहाँ जहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर रन टाइम, रन टाइम इन्वायरमेंट वी डोंट वांट कि वो बार बार क्रिएट हो, ठीक है। तो हम जो है रन टाइम इन्वायरमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि ये एक ही दफ़ा क्रिएट हो, एक से ज़्यादा बार क्रिएट ना हो। इसी तरीके से अक्सर हम जो है प्रोग्रामिंग में डेटाबेस कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। डेटाबेस कनेक्शन आप अगर एक वक्त में कई कनेक्शन बना लें तो रिसोर्स जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। तो आप चाहते हैं कि रिसोर्सेज को जो है पूल किया जाए, लिमिटेड इंस्टेंसेस बने या एक ही इंस्टेंस बने, डेटाबेस का कनेक्शन एक ही बने। अगर वो नहीं बना हुआ है तो एक बन जाए, अगर एक कनेक्शन बना हुआ है तो उसी को रीयूज़ किया जाए बार बार, ठीक है। तो इस तरह की और बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। मिसाल के तौर पर किसी वेब फ्रेमवर्क में आप चाहते हैं हमारा कॉन्टेक्स्ट इन्वायरमेंट की जो तफसीलात हैं, जिसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं डेटाबेस जो वेब डेवलपमेंट में, तो हम चाहते हैं कि वो जो है एक से ज़्यादा बार ना बने, एक ही बार बने और उसको इस्तेमाल किया जा सके।
तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका इंस्टेंस एक ही बने, तो हम उसको जो फोर्स कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है फरियाल आपका? नो नहीं क्वेश्चन। सर, नहीं। तो ये बात समझ में आई। तो पाइथन में कैसे करेंगे आप? पहली बात तो ये कि आपको रोकना होगा कि मैं कुछ गाइडलाइंस दे देता हूँ आपको, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या होगी? अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, माइक ऑफ कर दें, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी, डेटाबेस कनेक्शन तरीके से। और क्या एग्जांपल हो सकती है? रन टाइम एनवायरनमेंट, कॉन्फ़िगरेशन एनवायरनमेंट, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास। और इसकी सर मेरा सवाल ये था कि ये सिंगलटन पैटर्न बनाने के लिए हमें क्लास बनाने की ज़रूरत क्या है? हमें एक स्टैंड अलोन मेथड बना दें और जब वो चलाना हो तो वो मेथड रन कर दें। मेथड के थ्रू असल में वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो अफादियत है फिर आपको वो नहीं मिलेगी ना। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आपको अफादियत है, अगर वो चाहिए तो आपको जो है बनाना पड़ेगा इसको। अच्छा नहीं लग रहा ये, इसको फिर ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अफादियत है। मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि आप इनकैप्सुलेशन करो, आप जो है आपकी क्लास की स्टेट जो है जो भी मॉडिफाई करे तो वो मॉडिफाई करते हुए आप चेक कर सकें कि ये इनवैलिड स्टेट में तो नहीं लेके जा रहा मुझे, जो मैंने बताया था इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है इनहेरिटेंस करना चाह रहे हो, लाइफ साइकिल मेथड, टेम्पलेट मेथड यूज़ करना चाह रहे हो उसके साथ, तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ज़रिए हम जो एडवांटेजेस हासिल करते हैं वो एडवांटेजेस फिर आपको नहीं मिल पाएंगे अगर आप जो है सिर्फ मेथड के थ्रू वो काम कराते हो, ठीक है। अब कुछ मैं आप लोगों से एडवांस पाइथन की चीज़ें और स्पेसिफिकली मैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे बात करना चाहूँगा। मैं लेक्चर ज़रा लोड कर लूँ और इसके बाद हम अगली क्लास में इंशाल्लाह डेटाबेस पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है मैं आप लोगों को फंक्शनल प्रोग्रामिंग का फ्लेवर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक बुक है डेटा साइंस फ्रॉम स्क्रैच, उसका चैप्टर नंबर 1 है जिसमें पाइथन को रिफ्रेश किया गया है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, इंडेंटेशन क्या होता है, ठीक है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे डिफाइन किए जाते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों से जिक्र कर लूँ, मैंने शायद ये आपसे तस्करा किया हुआ भी है लैम्डा फंक्शंस का। लैम्डा फंक्शंस का आप लोगों को आइडिया है क्या होते हैं लैम्डा फंक्शंस स्टूडेंट्स? जी माय डियर स्टूडेंट्स, लैम्डा फंक्शंस का आइडिया है किसी को क्या होते हैं? जो वन लाइन हो और एक ही दफ़ा इस्तेमाल होने हो। आवाज़ थोड़ी सी आपकी सही नहीं आ रही है। बहरहाल मैं आपकी बात समझ गया हूँ काफ़ी हद तक। आपने यही बताया ना कि वन लाइन फंक्शंस होते हैं, और मिसाल के तौर पर एक फ़ंक्शन मैंने डिफ़ाइन किया, लैम्डा लिखा मैंने,
ये क्या आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है, और उस पर क्या काम करना है और रिटर्न क्या कराना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इंक्रीमेंट का फंक्शन, ठीक है, +1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन एक लाइन का फंक्शन है। अब ये एक ही दफ़ा आप जो है अक्सर क्या करते हैं, एनोनिमस रखते हैं इसको, पहली बात तो ये, और जहाँ पे आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं सिर्फ वहीं के लिए होता है उसका कॉन्टेक्स्ट। आप उसको नॉर्मली जो है क्या करते हैं, किसी फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पे पास कर रहे हैं वहीं पे इस्तेमाल करेंगे, बाद में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे आप, तो इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता और ये 1 लाइन का होता है और साथ साथ ये रिटर्न भी कर देता है। तो इस फंक्शन को आप चाहे तो किसी वेरिएबल में रख लें, f के अंदर रख लिया मैंने, और मैं इसको कॉल कैसे करूँगा आप स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने इसका रेफरेंस रख लिया है। f इसका नाम नहीं है, f क्या है, इस फंक्शन का रेफरेंस है, तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। f अगर मैं 5 दूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, कोई बता सकता है मुझे? ये जो 5 है ये यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा और 5 + 1 ये 6 हो जाएगा, तो ये रिटर्न करेगा 6, ठीक है। ये लैम्डा फंक्शन है, ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होंगे। जब आप अभी पेंडास पे काम करेंगे तो आप देखिएगा ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल भी होगा, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, कुछ पूछना चाह रहे हो? जी माय डियर स्टूडेंट्स। सर हम रेगुलर एक्सप्रेशन को टच करेंगे कभी? रेगुलर एक्सप्रेशन तो मैंने आप लोगों को करवाई थी ना, आप मेरी जो है लेक्चर्स देखिएगा पुराने। जी रेगुलर सर, वो पहली दूसरी क्लास में आपने इंट्रोडक्शन टाइप ही कराया था, वेरी ब्रीफली वी टच्ड अपॉन इट, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन का पूरा तरीका आई डोंट। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो मैं करा सकता हूँ, लेकिन फिर हम उस पर हमें टाइम लगाना पड़ेगा, पहली बात तो ये, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे टॉपिक्स और हैं जो हमें टच करने हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ अ टॉपिक दैट यू कैन डू योरसेल्फ, ठीक है। जब आप आपके प्रोग्रामिंग का एक लेवल आपका डेवलप हो जाएगा तो आप खुद से भी करने के काबिल होंगे, ठीक है। तो सही, जो कि मेरा आपने कॉल किया है ये क्या दोबारा कॉल नहीं हो सकता अगर f(6) डाल के दे दें? बिल्कुल कर सकते हैं, दोबारा कॉल कर लें आप, ठीक है, लेकिन इसका नाम कुछ नहीं है, ठीक है। एनोनिमस होते हैं और ये सिंगल लाइन के होते हैं, ठीक है। दोबारा भी कॉल हो सकता है, जितनी दफ़ा चाहे कॉल कर लें आप, ठीक है। तो ये लैम्डा फंक्शन हो गया। अब मुझे ज़रा इस कोड को देख के बताएं, ये एक फंक्शन है डबल करने का। ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसको जो भी दे रहे हैं हम, ये उसको डबल कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन जो भी मिल रहा है इसको डबल कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको 5 दे रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न 10, ठीक है। और ये जो है ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन इसको जो भी आर्गुमेंट मिल रहा है f, उसको कॉल कर रहा है और 1 पास कर रहा है। जो भी इसको एक फंक्शन मिल रहा है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको एज एन आर्गुमेंट फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो पाइथन की खूबी ये है, पाइथन को एज एन आर्गुमेंट आप क्या दे सकते हैं, फंक्शन भी दे सकते हैं। तो फंक्शन इज द फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। फंक्शंस क्या होते हैं, फर्स्ट क्लास होते हैं। फंक्शन को आप किसी वेरिएबल को असाइन भी कर सकते हो, फंक्शन को जो है किसी दूसरे मेथड को पास भी कर सकते हो, ठीक है।
तो जिस तरीके से वेरिएबल्स को आप इस्तेमाल करते हो उसी तरीके से फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक फंक्शन बनाया है मैंने डबल के नाम से, और अप्लाई टू वन को मैंने क्या पास किया है, माई डबल पास किया, और माई डबल एक्चुअली डबल है, यानी ये वाला फंक्शन मैंने इसको पास किया है। अप्लाई टू वन को मैंने कौन सा फंक्शन पास किया है जी स्टूडेंट्स? अप्लाई टू वन को मैंने डबल पास पास किया में। है, और यानी ये डबल f की जगह पे क्या आ जाएगा, डबल डबल, और इसको आर्गुमेंट क्या जा रहा है, x डबल, डबल को आर्गुमेंट 1 जा रहा है, ठीक है। 1 यहाँ से मैंने क्या पास किया, डबल को, f को 1 पास किया, और f क्या है, डबल है। जब मैंने नीचे कॉल किया है तो 1 को डबल करेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा अल्टीमेटली? 1 नहीं, 1 तो 1 पास प्लस होगा, 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 2। तो जब ये फंक्शन चल जाएगा तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है जनाब, बात समझ में आ रही है? अब मैंने सर प्लीज पिछली स्लाइड पे जाइएगा। जी बोलिए। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अप्लाई टू वन के अंदर डबल किस तरह जा रहा है, हमने जबकि कॉल ही नहीं किया, हम तो एफ कॉल कर रहे हैं और एफ कहीं पे डिफाइंड नहीं है। एफ कहीं डिफाइन नहीं है, ये देखिए ना, हमने नीचे जो है अप्लाई टू वन कॉल किया है, तो हमने उसको क्या पास किया, माई डबल। ये माई डबल जो है इधर आ जाएगा इस एफ की जगह पर, ठीक है, आ रही बात समझ में? इस एफ की जगह पर माई डबल आ जाएगा, ठीक है। अप्लाई टू वन को एज एन आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे फंक्शन भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई डबल आ जाएगा। माई डबल क्या है, माई डबल इज एक्चुअली डबल, ठीक है जी। हाशिम समझ में आई तो बात? डबल तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेगा, ठीक है, ओके। बिल्कुल ठीक है, तो 2 रिटर्न हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब अप्लाई टू वन को हमने वहाँ पे पीछे क्या पास किया था, डबल पास किया था। यहाँ पे हमने एक और फंक्शन पास किया है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी आर्गुमेंट मिल रहा है उसमें प्लस 4 कर रहा है, और अप्लाई टू वन क्या कर रहा है, उसको जो भी फंक्शन मिल रहा है उसको 1 पास कर दे रहा है, ठीक है। उसको जो भी फंक्शन मिल रहा है उसको 1 पास कर रहा है, यही कर रहा है ना, जो भी फंक्शन मिल रहा है उसको 1 पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको 1 पास हो जाएगा, x की जगह पे 1, तो ये जो भी x की वैल्यू है उसमें 4 ऐड करके रिटर्न कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर 5 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, लैम्डा एक्सप्रेशंस आप लोगों ने इतनी डिटेल में नहीं देखी है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी इसकी, इस तरह के फंक्शंस देखने की। जब आप पाइथन पे काम करेंगे या जावा स्क्रिप्ट में भी इस तरह के काम होते हैं, राइट। तो यहाँ पे नीचे एक और फंक्शन, अच्छा इसको मैं चला के भी दिखा दूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों की तसल्ली हो जाए। तो मिसाल के तौर पर मैंने एक फंक्शन बनाया अप्लाई ट्वाइस, ठीक है। इसको जो भी फंक्शन मिलेगा इसको ये 2 दफ़ा अप्लाई करेगा, ठीक है, और तो विद एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये फंक्शन 2 दफ़ा अप्लाई करेगा और साथ साथ
किस आर्गुमेंट पे अप्लाई करना है वो भी हमने बता दिया। तो अप्लाई ट्वाइस को मैं कहता हूं कि तुम एक फंक्शन अप्लाई करो, ठीक है, एक फंक्शन है जो कि कुछ नहीं कर रहा, जो स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। लैम्डा एक्स लिख दें या ए लिख दें, एक्स से कंफ्यूजन हो रही है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किसको पास हो रहा है? अप्लाई ट्वाइस को। अप्लाई ट्वाइस के फंक्शन को एक लैम्डा फंक्शन पास कर रहे हैं। लैम्डा फंक्शन क्या कर रहा है? स्क्वायर कर रहा है। और अप्लाई ट्वाइस क्या कर रहा है? वो फंक्शन 2 दफ़ा अप्लाई कर रहा है। तो अगर मैं इसको 4 पास कर रहा हूँ, साथ साथ मुझे ये भी बताना होगा कि x की वैल्यू क्या होगी, 4, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर, लैम्डा क्या कर रहा है? स्क्वायर कर रहा है, और स्क्वायर 2 दफ़ा अप्लाई करेगा तो इसका आंसर क्या होगा? पावर 4 हो जाएगी अल्टीमेटली। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 16 256, ठीक है। यहाँ से हमने रिटर्न नहीं कराया था, रिटर्न भी करा देते हैं। तो 256, राइट स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? यस सर। इसी तरीके से मैं अप्लाई ट्वाइस पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जो कि क्या कर रहा है? आधा कर रहा है, ठीक है। और जब मैं इस पर 2 दफ़ा अप्लाई करूँगा, ये फंक्शन 2 दफ़ा अप्लाई हो रहा है आधा करने का, तो ये क्या कर देगा? 1/4 कर देगा। तो मिसाल के तौर पर 16 पास कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 4.0। आ रही है बात समझ में? ठीक है स्टूडेंट। तो ये लैम्डा फंक्शन का थोड़ा सा ताल्लुक हो गया। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, फंक्शन नासिर ने डिटेल में पढ़ाया है। स्ट्रिंग्स पढ़ चुके हैं, एक्सेप्शंस पढ़ चुके हैं, लिस्ट पढ़ चुके हैं, स्लाइसिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेंबरशिप वगैरह भी पढ़ चुके हैं, अनपैकिंग भी पढ़ चुके हैं, टपल भी पढ़ चुके हैं, डिक्शनरीज भी पढ़ चुके हैं। डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी और काउंटर, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी और डिक्शनरी में क्या फ़र्क होता है? ये स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं। डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी, देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक डिक्शनरी है, ठीक है, और मैं कहता हूँ मुझे x की वैल्यू जो भी है उसमें x वैल्यू में 1 प्लस कर दो, तो क्या आंसर आएगा? अभी डिक्शनरी में क्या पड़ा हुआ है? डिक्शनरी खाली है। मैं कहता हूँ x की वैल्यू जो भी है पुरानी वैल्यू उसमें +1 कर दो, तो क्या ये कोड चलेगा मेरा? बताइए मुझे स्टूडेंट्स। जी सर चलेगा, और 1 वैल्यू आएगी। 1 आ जाएगी, चला के देखते हैं। ये तो कह रहा है x पहले से है ही नहीं, ठीक है। ये क्या कह रहा है? x पहले से है ही नहीं, x does not exist as a key in dictionary, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब आप चाह रहे थे यार मुझे काउंटिंग करनी है, अगर ये पहले से नहीं है तो इसका मतलब है 0 है ना, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए जैसे आप सोच रहे थे, ठीक है। यही चाहते हैं ना हम काउंटिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, हम कह रहे हैं कि यार अगर पहले से नहीं मौजूद है तो 0 ले लो उसको, ठीक है। तो ये काम जो है डिफ़ॉल्ट डिक्ट से होता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट कराना पड़ेगा कलेक्शंस। फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डिफ़ॉल्ट डिक्ट, ठीक है। डिक्ट होगा ना, आई थिंक, हाँ। अब मैं ये काम करूँगा ना, तो ये क्या कहेगा?
डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। अगर आप एक ऐसी चीज़ डिक्शनरी से निकालना चाह रहे हैं, अभी डिक्शनरी में क्या पड़ा होगा, खाली पड़ी हुई है अभी भी, लेकिन अब जो है आप यहाँ पे हमें ये भी बताना पड़ेगा हम रखना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखें अब ये चल गया, ये ना x की वैल्यू क्या हो गई होगी स्टूडेंट्स, पहले से तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ इसके अंदर, ये बात समझ में आ रही है मेरी, ये बात समझ में आ रही है मेरी स्टूडेंट्स। यानी आप एक ऐसी की को रेफर करें जो कि मौजूद नहीं है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि 0 है, यहाँ पे इंटीजर है क्योंकि, ठीक है। तो अब x क्या हो गया होगा, हाँ x 0। क्या हो गया होगा, नहीं 0 तो था, हमने +1 भी तो कर दिया ना साथ में, अच्छा सही है, 1 हो गया सर। 0 + 1 1 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं अगर z देखना चाहूँ, z मौजूद है इसके अंदर, नहीं, डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, लेकिन इसने क्या कहा, अगर डिक्शनरी में नहीं होगा ना तो वो बना देगा। अब देखें नई की बना दी है इसने, z की बना दी है इसने, की z नहीं था की, लेकिन अब इसने की बना दी है। आ रही बात समझ में, डिफॉल्ट डिक्शनरी का फायदा क्या है, ठीक है। क्या करेगा कि डाल देगा, ठीक है, और उसकी हेलो सर। डिफॉल्ट वैल्यू जी सर ये डिफॉल्ट डिक्शनरी बनाने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हर दफा। जी। नुकसान क्या है इंपोर्ट, नुकसान तो कोई नहीं है ना, नुकसान तो कोई नहीं है इंपोर्ट करने में, ठीक है। इंपोर्ट करना पड़ेगा इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वो सर ये चीज़ें डिफॉल्ट लाइब्रेरी। सर ये डिफ़ॉल्ट डेक में आपने इंट वाला कास्ट किया है, इसके अंदर तो स्ट्रिंग भी लगा के दिखाया कि स्ट्रिंग वैल्यू होगी बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो किस तरह लेगा? हाँ स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं ये, ठीक है। तो मैं अगर डिफ़ॉल्ट डिक्ट बनाऊँ और मैं कहता हूँ मैं स्ट्रिंग की बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अली, अली मौजूद नहीं है तो ये अली डाल देगा। तो स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वाली वैल्यू 0 1 तो नहीं होगी ना, इंटीजर तो नहीं है ना ये। इसी तरीके से बूलियन की बनाना चाहेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है बूलियन में, फॉल्स, ठीक है। मैं बूलियन की भी बना के दिखा देता हूँ आपको। लेकिन डिफ़ॉल्ट डेक की कोई एक ही टाइप होगी, नहीं कि हर बार हम अपनी टाइप चेंज कर रहे हैं। जो टाइप आपने एक दफ़ा डिफाइन कर दी वही होगी ना, ठीक है। जैसे आपने कहा अब स्ट्रिंग, अब मैं मेरी जो वैल्यूज होंगी वो स्ट्रिंग टाइप की होंगी, ठीक है। ऊपर आपने इंटीजर कहा था तो वो इंटीजर टाइप की थी। आप जो टाइप रखना चाह रहे हो अपनी डिक्शनरी में आप वो एक दफ़ा बता दोगे, ठीक है। क्लियर है, यस सर। ठीक है। इसको बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ जो आप खुद करिएगा, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कौन सा वर्ड कितनी बार आया है। फर्स्ट आपने करना है यूजिंग डिक्शनरी एंड देन यूजिंग डिफॉल्ट डिक्शनरी। यह टास्क है जो आपने करना है कि आपने काउंट करना है कि एक सेंटेंस के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं और वो कितनी बार आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस में आ जो है
एक ही बार आ रहा है, और दा जो है कितनी बार आ रहा है? दा भी एक ही बार ही आ रहा है, लेकिन सारे वर्ड्स तो एक ही बार आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी होता है बात औकात वर्ड्स रिपीट भी होते हैं। तो अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो वो 2 बार हो जाएगा। जैसे अगर मैं दा यहाँ पे लगा दूं तो दा जो है 2 दफ़ा आ गया। ठीक है, तो ये आप करके देखिएगा, आपको कोड का डिफरेंस पता चल जाएगा कि डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी से असल में आपको करना क्या होगा, आपको देखना होगा कोई वर्ड जो है पहले डिक्शनरी में है या नहीं है। अगर है तो आप क्या करोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी, अगर एक वर्ड मिलता है आपको नया तो आप पहले चेक करोगे डिक्शनरी में पहले से मौजूद है तो बोलोगे एक उसकी तादाद बढ़ा दो, एक और बार आ गया वो। लेकिन अगर पहले से नहीं मौजूद है तो आपको पहली दफ़ा डाल लोगे डिक्शनरी में तो आप क्या करोगे, बोलोगे इसकी तादाद अब 1 हो गई है। दूसरी दफ़ा मिलेगा तो तादाद 2 हो जाएगी। लेकिन जब पहली दफ़ा मिलेगा तो आपको डिक्शनरी में की को डालना पड़ेगा, उस वर्ड को डालना पड़ेगा पहली दफ़ा, अगर आप सिर्फ डिक्शनरी यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी यूज़ कर रहे हो तो आपको पहली दफ़ा भी नहीं डालना पड़ेगा। आप कहोगे कि पहली दफ़ा अगर नहीं है तो वो 0 ले लेगा डिफ़ॉल्ट और 1 प्लस कर देगा, तो पहली दफ़ा जो है आपके पास 1 हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर देगा वो खुद ब खुद। अगर वो नहीं भी होगा तो 0 से स्टार्ट वो कर ही देगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी से आपका कोड जो है एक इफ़ की कंडीशन आपको चेक नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, जी सर, समझ आ गया। अगली बात समझ में? ठीक है, वेरी गुड। इसी तरीके से काउंटर है। काउंटर जो है ये भी एक कलेक्शंस के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो काउंटर क्या करता है, आप उसको अगर कोई डॉक्यूमेंट दे दो, कोई आप कलेक्शन दे दो उसको, तो वो उसमें काउंट करके बता देगा कि कौन कौन सी चीज़ें कितनी दफ़ा आ रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको एक लिस्ट दे दूँ 1 7 2 3 9 10 6 7 3, ठीक है, तो ये मुझे बता देगा इसमें जो भी चीज़ें कॉमन होंगी उसको वो एक दफ़ा काउंट कर लेगा, इसकी डिक्शनरी बना देगा और इसमें बता देगा कि कौन सा की कितनी दफ़ा आ रहा है। ठीक है, 1 एक दफ़ा आ रहा है, 7 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा आ रही है उसने काउंट करके बता दिया। शर्त यह है कि एज एन आर्ग्यूमेंट आपको क्या पास करना पड़ेगा, कोई डिक्शनरी, कोई लिस्ट पास करनी पड़ेगी, या आप एरे भी पास कर सकते हो, या डिक्शनरी पे भी आई थिंक चल जाएगा, देखना पड़ेगा, ये ट्रिपल पास कर दो। और सर स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं हम इसको? स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते, स्ट्रिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा ना। जैसे मैं कहता हूँ द ब्राउन फॉक्स इज द फास्टेस्ट वन इन दी वर्ल्ड। ठीक है, ये जुमला है, इस पे नहीं चलेगा ये, इसने जो है हर किसी को अलग अलग कैरेक्टर्स बना दिया। ठीक है, वो बता रहे हैं टी कितनी बार आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि वर्ड को ले वो, तो आप क्या करोगे, इसको स्प्लिट कर दोगे। स्प्लिट करोगे तो ये वर्ड्स में ब्रेक कर देगा। ठीक है, अच्छा, फिर जो है स्ट्रिंग का मेथड है, तो हमें डॉट स्प्लिट कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब सही है। अब इसने क्या करा, वर्ड्स में ब्रेक करके जो है लिस्ट बना दी, और वो लिस्ट इधर पास हो गई। आप जो है ये अलग से भी रख सकते हो, तो वर्ड्स में रख लो। ठीक है,
और वर्ड यहाँ पास कर दो। तो सर ये जो आपने ऊपर हमें असाइनमेंट दी है वो यही तो थी। हाँ लेकिन मैंने बोला ये खुद ये खुद करना काउंटर इस्तेमाल नहीं करना। काउंटर इस्तेमाल करके तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन काउंटर नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। डिक्शनरी हो गई, डिफॉल्ट डिक्शनरी हो गई, काउंटर हो गया, सेट भी पढ़ा दिया है सन्नाथन ने आई थिंक, ठीक है। सॉर्ट करना सर काउंटर हमेशा डिक्शनरी रिटर्न करेगा या टपल्स भी रिटर्न कर सकता है? काउंटर हमेशा डिक्शनरी रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि वो दो चीज़ें बताएगा कि कौन सी चीज़ आ रही है और कितनी दफ़ा आ रही है काउंट करके, ठीक है। अच्छा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ लिया आप लोगों ने। रेगुलर एक्सप्रेशंस देखेंगे हम बाद में, अगर आप लोग चाहते हैं डिटेल में बताऊं मैं तो मैं बाद में आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा। कुछ जो है हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग की चीज़ें पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैप पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, तो आपने फंक टूल्स में से मैप को इंपोर्ट करना है। अच्छा जी, ये जो है मुख्तलिफ वर्जन्स में मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में होता है। तो इसको मैं ज़रा गूगल कर लूँ कि मैप जो है कौन सी लाइब्रेरी में मौजूद है। सर पैंडास में यूज़ किया। ये जो है नॉर्मल मैप है, ठीक है। मैप जो है नॉट फाउंड, ये कौन सी लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी का नाम मैं देखना चाह रहा हूँ। क्या ये बगैर इंपोर्ट किए चल जाएगा, देख लेते हैं। हाँ, ये बगैर इंपोर्ट किए चल जाएगा, इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैप करता क्या है, अगर मैं मिसाल के तौर पर एक लिस्ट है मेरे पास जिसमें कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, 2 7 9 3। मुझे क्या करना है, जो भी इसमें लिस्ट में नंबर्स हैं उनको मैंने डबल करना है। तो मैं कैसे करूँगा, कोई आइडिया? लिस्ट के हर एलिमेंट को डबल करना है, कोई आइडिया? सर डबल मतलब टू टाइम्स हो जाए, 7 भी 2 टाइम्स हो जाए। जी बिल्कुल, ठीक है। कैसे करेंगे? बहुत शोर हो रहा है आपकी तरफ। तो मैं कहता हूँ फॉर एवरी एलिमेंट ई इन द लिस्ट, ठीक है, मैं ई को क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ। लूप लगा के करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मैं क्या करूँ, इसको प्रिंट करा दूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये भी लिस्ट बन के आए तो फिर मुझे एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो ये डबल तो हो रहा है,
लेकिन डबल करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड करना पड़ेगा, है ना। सर ये डबल तो नहीं, ये तो मल्टीप्लाई होगा सर। डबल यही तो होता है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टू द 4, 2 7 द 14, 2 9 द 18, 2 3 द 6। सर आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कैसे करेंगे हम जो है, अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करें, यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, आप लोग खुद कर लेंगे या मैं करा दूं? तो कुछ भी नहीं है, आपने क्या करना है, फॉर ई इन एल 2 मल्टीप्लाई बाई ई, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आपके पास नई लिस्ट बन गई, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। और अगर मैं मैप के थ्रू करना चाहूँ तो मैप जो है ना एक डिफरेंट तरीके से काम करेगा। मैप को मैं बोलूँगा तुम्हें हर एलिमेंट पे काम करना है, और तुमने हर एलिमेंट पे क्या करना है, हर एलिमेंट पे तुमने एक फंक्शन अप्लाई करना है, एक सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं जो तुमने हर एलिमेंट पे अप्लाई करना है। तो पहले आप क्या देते हैं मैप के अंदर, फंक्शन देते हैं, और दूसरा आप क्या देते हैं, कोई आइट्रेबल लिस्ट हो सकती है या टपल हो सकता है। तो आपने पहले करना क्या है, आप पहले वो बताओगे। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं एक लैम्डा फंक्शन दे सकता हूँ यहाँ पे। लैम्डा फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, जो भी आर्गुमेंट x मिल रहा है उसको ट्वाइस कर रहा है, ठीक है। ये काम मुझे करना है, दिस इज द टास्क दैट आई हैव टू परफॉर्म। और मुझे किसके ऊपर करना है वो मैं अलग से दूंगा, लिस्ट के ऊपर मुझे करना है, ठीक है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, इसने क्या रिटर्न किया, मैप रिटर्न किया। इसने जो काम करना था वो नहीं करा। क्यों नहीं करा? हाँ, मेमोरी एड्रेस है। ये चीज कहलाती है लेजी एवेलुएशन, ठीक है। लेजी एवेलुएशन पाइथन जो है उसके नए वर्जन्स में ये फीचर आया है जिसको कहते हैं लेजी एवेलुएशन। ये जो है जब तक कि ज़रूरत नहीं होगी ये काम नहीं करेगा। यानी इसने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसने रिमेंबर कर लिया मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है, लेकिन ये कब परफॉर्म करेगा, जब मैं इसको इन्फोर्स करूँगा, जब मैं कहूँगा मुझे आंसर दो और लिस्ट रिटर्न करो मुझे आंसर। अब मैंने इसको जगाया है, मैंने बोला भाई इसको कैलकुलेट करके मुझे रिटर्न करो, अब ये कैलकुलेट करेगा, ठीक है। उससे पहले ये नहीं करेगा, अब करा है इसने, ठीक है। ये लेजी एवेल्यूएशन यानी ये ऑपरेशन कंप्यूटेशन सेव करके रखता है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो कैलकुलेट करेगा, ताकि अगर कोई कंप्यूटेशन की ज़रूरत नहीं है तो हमें उसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम उसको परफॉर्म ही ना करें, ताकि हमारी सीपीयू की साइकिल सेव हो जाए, ठीक है। समझ में आया मैप कैसे काम करता है? तो ये फंक्शनल अप्रोच हो गई ना प्रोग्रामिंग की। सेम एज अप्लाई है। हाँ, अप्लाई, जी बिल्कुल, अप्लाई जो करते हैं वही चीज़ है, ठीक है। जो आप पेंडास में अप्लाई करते हैं वही है। मैप जो पेंडास में करते हैं वो भी यही होता है तकरीबन, फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो पेंडा के डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर होता है और ये जो है लिस्ट के डेटा स्ट्रक्चर पे हो रहा है, ठीक है। या लिस्ट हो सकती है या टपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई ट्रिपल होना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये लूप ही लगा रहा है, इंटरनली लूप लगा रहा है, ये फंक्शनल अप्रोच टू प्रोग्रामिंग है। हर काम फंक्शन के थ्रू, लूप भी लगाना है, एलिमेंट्स पे बहुत सारे काम करने हैं तो आप लूप लगा के करने के बजाय फंक्शन कॉल करके करोगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो हमने पहली चीज़ क्या पढ़ी, मैप पढ़ी। एक और चीज़ है फिल्टर।
फिल्टर में मुझे क्या करना है, मेरे पास एक लिस्ट है और 3 2 4 सर ये मैप को जब तक हमने इन्वोक नहीं किया, जब तक ये लेजी वैल्यूएशन है, तब तक इसकी टाइप की मैप ही रहेगी या वो टाइप इंट होगी और लिस्ट होगी? ये जो है ना इसने याद रखा हुआ है बस, ये इसकी टाइप तो आप इसको कहीं पे असाइन करेंगे तो वो लिस्ट ही है बेसिकली, ठीक है। ये लिस्ट के तौर पर ही इस्तेमाल करेंगे आप जहाँ पे भी इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन ये कैलकुलेशन उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक कि आप इसको फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिल्टर है, फिल्टर क्या करेगा, हर ऑपरेशन जो है इस लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करेगा, लेकिन फिल्टर क्या करेगा, अगर फंक्शन उसको ट्रू रिटर्न करेगा तो वो लिस्ट में से एलिमेंट को रखेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा तो क्या करेगा, उस एलिमेंट को हटा देगा। मिसाल के तौर पर मुझे चेक करना है कि कोई नंबर इवन है तो मुझे दे दो, इस लिस्ट में से फिल्टर करके दो, इवन फिल्टर कर दो, ऑड को अलग कर दो, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ लैम्डा का जो कि चेक करे अगर रिमाइंडर 0 है, ठीक है, या नहीं है। रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू रिटर्न करो, और ट्रू रिटर्न होगा तो ये लिस्ट में रखेगा। ये जो वैल्यू है, ये जो कंडीशन लगाई है मैंने, ये ट्रू कब रिटर्न करेगी, इवन के केस में, यानी इवन के केस में मुझे ट्रू चाहिए और फिल्टर होके वो वैल्यू रिटेन रहे, और ऑड के केस में फॉल्स रिटर्न हो, वो वैल्यू रिटेन ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं क्या पास करूंगा, लिस्ट पास करूंगा। तो 2 के केस में क्या होगा, जब 2 पे ये फंक्शन कॉल होगा, ये लैम्डा फंक्शन 2 पे कॉल होगा तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू, तो रिटेन रखेगा। 3 पे रिटेन नहीं करेगा, फॉल्स रिटर्न होगा। 4 पे रिटेन रखेगा, 5 पे नहीं रखेगा, 6 पे रखेगा। तो ये देखें अभी इसने वही काम किया, लेजी एवेलुएशन, ठीक है। और जब मैं इसको फोर्स करूंगा तो इसने रिटर्न करा। तो फिल्टर किस वक्त काम करता है, तो फिल्टर ट्रू के केस में रिटेन रखेगा, फॉल्स के केस में रिटेन नहीं करेगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये फंक्शन प्रोग्रामिंग का दूसरा मेथड था। अच्छा, ये मेथड जो है ना ये बड़े पॉपुलर हो गए हैं, ये जावा स्क्रिप्ट में भी आ गए हैं और बहुत सारी जावा में भी आ गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से रिड्यूस है, रिड्यूस क्या कर रहा है, रिड्यूस जो है जितनी भी लिस्ट में एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके एक सिंगल वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है, जी सर, फिल्टर नहीं एक्सप्लेन किया आपने, फिल्टर कर क्या रहा है? फिल्टर कर क्या रहा है, फिल्टर ये कर रहा है उसको जब ट्रू मिलेगा तो वो लिस्ट में रखेगा, फॉल्स मिलेगा तो लिस्ट से निकाल देगा। तो 2 जब मैं इस फंक्शन को पास करूंगा तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा बताइए मुझे, 2 का रिमाइंडर 2 के साथ 0 आएगा, ट्रू फॉल्स तो ये करेगा। हाँ ट्रू रिटर्न करेगा। 2 के केस में ट्रू रिटर्न करेगा तो फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर को ट्रू मिल रहा है तो रिटेन करेगा, तो 2 रिटेन हो गया। अगली दफ़ा 3 पास हुआ, ठीक है, एक नंबर और डाल देते हैं, 3 पास हुआ तो 3 के केस में क्या होगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये जो लैम्डा फंक्शन है हर बारी में वो क्या करेगा, लैम्डा फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। 3 के केस में फॉल्स रिटर्न होगा तो ये रिटेन नहीं रहेगा 3। 7 के केस में क्या रिटर्न, फिल्टर सिर्फ बूल्स पे चलता है, फिल्टर सिर्फ चेक करेगा कि मुझे एक फंक्शन कॉल करना है, फिल्टर को एक फंक्शन कॉल करना है और उस फंक्शन का जवाब चेक करना है। अगर जवाब ट्रू आ रहा है तो मैंने वो नंबर रख लेना है,
अगर उस नंबर पे जवाब फॉल्स आ रहा है तो मुझे क्या करना है, वो नंबर इग्नोर कर देना है। आखिर में जो नंबर मेरे पास रह जाएंगे वो नंबर मैं रिटर्न कर दूंगा एज एन आंसर। तो 2 जो है 2 पे ये कॉल करेगा तो ट्रू रिटर्न होगा, 3 पे रिटर्न नहीं होगा, 3 पे फॉल्स रिटर्न होगा, 4 पे फॉल्स रिटर्न नहीं होगा, 7 पे फॉल्स रिटर्न होगा, 5 पे फॉल्स रिटर्न होगा, 6 पे ट्रू रिटर्न होगा, तो 6 रिटर्न रहेगा। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है? ठीक है स्टूडेंट। जी सर। इसी तरीके से रिड्यूस है, रिड्यूस पे आपने क्या करना है, इसमें भी 2 आर्गुमेंट्स होंगे। ठीक है, तो यूज नहीं दिखा रहा है, फिल्टर पे तो दिखा रहा है। आई थिंक ये किसी दूसरी लाइब्रेरी में है। फंक टूल्स के अंदर है। ठीक है, तो फंक टूल्स को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस पूरी स्पेलिंग लिखनी होगी। और रिड्यूस का काम क्या है, उसको 2 आर्गुमेंट मिलेंगे और मिसाल के तौर पर मुझे मिल रहा है x और y। ठीक है, मुझे करना क्या है, मिसाल के तौर पर इन तमाम नंबरों को ऐड करके एक सिंगल नंबर बनाना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैप किस तरीके से काम कर रहा था, वो इन पे 1 बाय 1 फंक्शन अप्लाई हो रहा था, एक नंबर के ऊपर एक एक नंबर उठा के। फिल्टर में भी एक एक नंबर उठा के फंक्शन अप्लाई हो रहा था। रिड्यूस में क्या होगा, रिड्यूस में 2-2 नंबर पास होंगे, क्योंकि अब हमें क्या करना है, 2 से 1 में कन्वर्ट करना है। तो जैसे 2 नंबर मिले और मुझे इन 2 नंबरों को कंबाइन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x प्लस y में कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको एक लिस्ट पास कर रहा हूँ। तो जो 2 नंबर मिले इसको, इन 2 नंबरों को इसने ऐड किया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई भी कर सकता था, या कोई भी कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। 10 नंबर हैं और 10 नंबर के ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करके एक सिंगल नंबर चाहिए मुझे। 10 नंबरों पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करके एक सिंगल नंबर चाहिए, किसी भी तरीके से मैं बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं मल्टीप्लाई अगर करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, हर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते रहो। ठीक है, ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हुए, एक नंबर बन गया, उसको चौथे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 5वें के साथ, फिर 6ठे के साथ, फिर 7वें के साथ, फिर 8वें के साथ, यानी बारी बारी मल्टीप्लाई करते चलो। पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको तीसरे से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको चौथे से किया, फिर जो आंसर आया उसको 5वें से किया। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना लो। ऐड करके भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, या कोई भी ऑपरेशन एवरेज करना चाहो, एवरेज भी कर सकते हो रिड्यूस के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आई? तो हमने 3 फंक्शंस देखे। एक तो हमने देखा मैप। मैप क्या कर रहा है, जो भी इसके पास लिस्ट आ रही है उसके लिस्ट के हर आर्गुमेंट पे एक फंक्शन अप्लाई कर रहा है। फिल्टर में क्या कर रहा है, जो भी फंक्शन पास कर रहे हैं उस फंक्शन को कॉल करके चेक कर रहा है कि वैल्यू हमें ट्रू मिल रही है या फॉल्स मिल रही है। अगर ट्रू मिल रही है तो वो रिटेन रखेगा, फॉल्स मिल रही है तो इग्नोर कर देगा। जबकि रिड्यूस में क्या करेगा,
शुरू के 2 नंबर को पिक करेगा और वो फंक्शन कॉल करेगा, एक आर्गुमेंट हमें एज एन आंसर मिल जाएगा, फिर तीसरे नंबर के साथ उसको कॉल करेगा, फिर तीसरे दूसरे जो फर्स्ट 2 से जो आंसर मिला था और तीसरे को मिला के जो आंसर मिला था उन दोनों को कंबाइन करेगा, तो एक नया नंबर आ जाएगा, उसके साथ चौथा नंबर मिला के काम करेगा, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ 5वां नंबर मिला के काम करेगा, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ 6ठा नंबर मिला के काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आ रही है? जी सर ये समझ आ गई सर। काइंडली एक ये जो हमने रिड्यूस में लांबा के बाद एक्स और वाई असाइन किया सर, ये जो ऊपर हमारी वैल्यूज हैं उसको हमने एक्स और वाई असाइन किया और फिर हमने उसके साथ फंक्शन कॉल कर लिया है मल्टीप्लाई का या प्लस का या हमने क्या करा, इसको 2 वैल्यूज मिलेंगे ना, 2 वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। ये जो हमारे पास लिस्ट है एल, इसमें से कोई से 2 पिक करेगा, ये शुरू के 2 पिक करेगा और यहाँ पे एक्स और वाई के तौर पर पास कर देगा। इसको 2 आर्गुमेंट मिलेंगे, उनको कंबाइन कैसे करना है यहाँ पे आपने डिफाइन किया है। कंबाइन कैसे किया आपने, ऐड करके किया, आप प्लस करके कर रहे हो, माइनस करके कर सकते हो, नीचे मल्टीप्लाई करके किया हमने जिस जी सर मेरा हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये लांबा के बाद जो हमने एक्स किया ये बेसिकली हमने असाइन किया 2 को और ये जो वाई किया ये हमने असाइन किया 3 को और आगे हमने जो है वो इसी तरह से फंक्शन कॉल कर लिया। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, पहली दफा में 2 और 3 होगा, दूसरी दफा में क्या होगा 2 और 3 का जो आंसर आएगा और 7, तीसरी दफा में y क्या होगा 4, चौथी दफा में y 5 होगा और छठी दफा में y 6 होगा। ठीक है, x हमेशा चेंज होता रहेगा, जो इन दोनों को ऐड करने से जो वैल्यू आएगी वो दूसरी दफा में x बन जाएगी, फिर उसको 7 के साथ ऐड करने से जो वैल्यू बनेगी वो तीसरी दफा में y बन जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ हमारा रिड्यूस का फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो ये स्लाइड्स में अपलोड कर दूंगा, आप लोग इंशाल्लाह देख लिएगा। इसमें से तकरीबन जो है मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने कवर करा दी, कुछ चीज़ें सर नासिर ने कवर कराई, तो अच्छी खासी चीज़ें आप लोगों की पाइथन की कवर हो गई। कोई क्वेश्चन है तो पूछें मुझसे। सर ये आंसर रिड्यूस का 20 तो नहीं बन रहा है इसमें, अगर एक्स प्लस वाई जैसे आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट 2 को ऐड किया फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें ना, आप ऐड करके देखें, 2 3 5 7 12 4 16 5 21 26 बन रहा है ना ये। जी सर ये 20 तो नहीं बनता सर, ये 26 के नहीं ज़्यादा बनता है। 5 7 देखते हैं एक सेकंड, एल क्या बन रहा है। एल ये है हमारे पास ना, 2 3 4 5 6, ये एक सेकंड में है जो है, दोबारा से चला के देखता हूँ। एल 2 3 अब सही आएगा, ठीक है 27 आ रहा है, ठीक है, और अब 5040 वो एक्चुअली वैल्यू पुरानी उठा रहा था, अब सही है जी स्टूडेंट्स। जी सर अब सही है। ठीक है, तो ये मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा, कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम जो है थोड़ी सी डेटाबेस प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। ठीक है, 1 महीना है हमारे पास इस कोर्स का, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम डेटाबेस को किस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, और आप लोगों का क्विज़ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सेक्शन का इंशाल्लाह इस वीक में अपलोड कर दूंगा, तो यू हैव टू अटेम्प्ट इट। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चन, अदरवाइज वी आर एंडिंग द क्लास। जी कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।